नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज जिस अहम विषय पर बात करने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि बहुत से आप में से जो दर्शक हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। थायराइड, खासकर महिलाओं में ये समस्या क्यों होती है और प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड से क्यों जूझना पड़ता है, इसी पर बात डाइटिशियन सारिका शर्मा के साथ। बहुत बहुत स्वागत सारिका हमारे शो में। थैंक यू। सारिका, जो बात मैं कह रही थी कि थायराइड को खान-पान के जरिए कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले तो थायराइड है क्या, होता क्यों है? राजेंद्र, थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड है जो हमारी नेक में होता है। तो थायराइड की दो तरीके की बीमारियां होती हैं, एक होता है हाइपर थायराइडिज्म, एक हाइपो। तो दोनों में क्या होता है, या तो हाइपर में बहुत ज़्यादा आपके हार्मोन्स बन रहे हैं, रिलीज कर रहा है थायराइड ग्लैंड आपका, या बहुत कम कर रहा है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। तो ज़्यादातर लोगों में हाइपोथायरॉयडिज्म जो कॉमनली पाया जाता है, ये मेटाबॉलिक डिजीज़ है। जिसको भी हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा वो मोटापे से बहुत परेशान रहता है और उसे ठंड भी बहुत ज़्यादा लगती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है और हाथों और पैरों की टिप्स पे नम्बनेस की भी शिकायत होती है, सुन पड़ जाने। तो और साथ में बाल झड़ने की समस्या, सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हमारे पास आती हैं वो बाल झड़ने की समस्या से बहुत परेशान होती है, क्योंकि थायराइड में प्रॉब्लम होती है प्रोटीन की, और बाल हमारे प्रोटीन ही होते हैं, ड्राई हो जाते हैं, झड़ जाते हैं। अच्छा, सारिका ये भी बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में थायराइड क्यों हो जाता है? राजेंद्र, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं जो हैं बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस से गुजरती हैं और एस्ट्रोजन बहुत ज़्यादा उस टाइम पे बनता है। तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से उस टाइम पे महिलाओं को हाइपोथायरॉयडिज्म की शिकायत हो जाती है। और ज़्यादातर महिलाओं को हाशिमोतो नाम का थायराइड होता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो आप जब भी देखें कि हमारे पास महिलाएं आती हैं, ये TSH है मेरा, ये T3 है, T4 है, लेकिन कहीं पे TPO एंटीबॉडी टेस्ट नहीं कराया जाता है। तो सबसे पहले जैसे ही महिलाएं हमारे पास आती हैं, अगर हमें ये शक हो कि इसका एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से ये हाशिमोतो ही है, तो हम TPO एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं और उस हिसाब से उनकी डाइट चेंज कर देते हैं। अगर वो डायग्नोज हो तो फिर उसके बाद डाइट चेंज से वो ठीक हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? बिल्कुल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी राजेंद्र हम लोग यही सलाह देते हैं कि जो आपका सिंथेटिक हार्मोन आपका चल रहा है, गोली जो आप सुबह खाती हैं खाली पेट, वो आप खाती रहिए, क्योंकि जिस टाइम पे आप प्रेग्नेंट हैं, आपका बेबी इनिशियल बहुत सारे महीनों तक वो आप ही के थायराइड ग्लैंड पे निर्भर करता है, उसका स्पाइन, उसका नर्वस सिस्टम सब कुछ डेवलप हो रहा है। उस टाइम पर हम ये रिस्क नहीं ले सकते, उस टाइम पर आप वो गोली खाइए। लेकिन जैसे ही आपकी डिलीवरी, सेफ डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आप हमारे पास आए और हम आपका पूरा लाइफस्टाइल और पूरा डाइट चेंज करके आपका पूरा थायराइड रिवर्सल प्रोग्राम करते हैं। उसमें क्या आप सजेस्ट करते हो? तो राजेंद्र, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस कारण से हाइपोथायरॉयडिज्म है। आपको ये जानकर हैरानी होगी राजेंद्र, इंटरेस्टिंग है कि 80% थायराइड डिजीज हमारी लिवर की वजह से होती है। हार्मोन्स कहाँ पे बनते हैं? सबसे पहले जो T3 और T4 हार्मोन की अगर मैं बात करूँ, T4 इनएक्टिव फॉर्म का हार्मोन होता है जो लिवर में जाके T3 में कन्वर्ट होता है। T3 एक्टिव फॉर्म ऑफ हार्मोन है। अगर T3 आपके पास है बॉडी में, तो आपका TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो फिर लो आएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस इस चीज़ को कंट्रोल करता है। क्यों TSH बढ़ के आता है? क्योंकि आपकी बॉडी थायराइड को स्टिमुलेट कर रही है, वो हार्मोन रिलीज कर रही है जो थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करने के लिए बढ़ा रही है। जी, वो आपको, आपकी बॉडी को बता रहा है ये हार्मोन कि थायराइड को स्टिमुलेशन चाहिए। तो अगर आपका लिवर ठीक नहीं है तो आपका T4 T3 में कन्वर्ट ही नहीं होगा। और दूसरा जो चीज़ हम देखते हैं कि आयोडीन डेफिशिएंसी भी बहुत ही कॉमन रीज़न है जिस वजह से थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। अच्छा सारिका, ये बताइए कि खान-पान के जरिए, सही आहार के जरिए हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल राजेंद्र, बिल्कुल कंट्रोल भी कर सकते हैं और आपकी गोली भी छूट जाती है। आपको सिर्फ कारण जानना है। अगर आपके लिवर की प्रॉब्लम की वजह से थायराइड की प्रॉब्लम हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हम डाइट में उस तरीके से चेंज करेंगे। क्या खाने की सलाह देते हैं उस वक्त? किस तरह की डाइट की सलाह देती हैं आप?
जी, सबसे पहले तो हम लोग जो कॉमन एक अप्रोच अपनाते हैं कि जो चीज़ सबके लिए बहुत अच्छी है, कोरिएंडर सीड्स। सूखे धनिया, सूखा हाँ, धनिया जो होता है, जी, साबुत सूखा धनिया। जी जी। सबसे पहले सुबह उठकर आप रात को कोरिएंडर सीड्स को, सूखे धनिए के बीज को हल्का सा कूट कर पानी में भिगो दीजिए और सुबह उठकर उसे एक कॉन्कॉक्शन तैयार किया जाता है जिसे आप धीमी आंच पे रखेंगी और जब वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा उसे स्ट्रेन करके आप पीजिए। उससे बहुत फर्क पड़ता इसमें है। कुछ मिक्स तो नहीं करना? कोई ज़रूरत नहीं है। थायराइड पेशेंट्स को उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। ठीक। बाकी हम नारियल की भी सलाह देते हैं। नारियल पानी या कच्चा नारियल? कच्चा नारियल, लेकिन कच्चे नारियल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स को आप नारियल नहीं दे सकते, नेचुरली सैचुरेटेड फैट है, ठीक है, इस वजह से। और दूसरा हम ये देखते हैं स्ट्रेस लेवल्स तो नहीं है। हाँ, ये मैंने ये भी सुना है कि स्ट्रेस लेवल अगर बढ़ता है, आप तनाव लेती हैं तो थायराइड बढ़ जाता है, क्या ये सच है? सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, वो थायराइड ग्लैंड में जो T3 है उसे एब्जॉर्ब ही नहीं होने देता। वो बल्कि रिवर्सल कर देता है। जो लिवर ने T4 को T3 में कन्वर्ट किया होता है वो वापस T4 बन जाता है। तो कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो बहुत खराब करता है थायराइड को। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तनाव ना लें। और किस तरह का खानपान और आहार लिया जा सकता है? राजेंद्र, हमने ये देखा है कि जिन महिलाओं को हाशिमोतो यानी TPO एंटीबॉडीज बढ़कर आती हैं, हम जैसे ही उनका ग्लूटेन बंद करते हैं वो बिल्कुल ठीक होना शुरू हो जाता है। तो गेहूं में भी पाया जाता है? गेहूं में, सूजी में, बहुत सारी चीज़ों में ग्लूटेन होता है। तो ग्लूटेन बंद करने से क्यों ठीक होता है? बिकॉज जो ग्लूटेन है ना, उसका मॉलिक्यूलर मिमिक करता है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे मिमिक करता है TPO एंटीबॉडीज के साथ। सब्स्टिट्यूट क्या फिर खाएं अगर आप गेहूं की रोटी नहीं खा सकते हैं, ग्लूटेन फ्री रोटी खाएं, बाजरा खा लें, बेसन की रोटी और ज्वार भकरी, तो ये सारी ग्लूटेन फ्री चीजें हैं। राइस खा सकते हैं। तो मतलब पहले आपको चेक कराना पड़ेगा कि किस वजह से आपको थायराइड हो रहा है और उसके रूट कॉज। उसके बाद आप डाइट बताती हैं। कुछ कॉमन डाइट बता सकती हैं? जी, कॉमन मैं आपको यही बता सकती हूँ कि आप सुबह उठ के ये धनिए का जो पानी है वो पीजिए और फ्रूट्स और फ्रेश वेजिटेबल्स। अब थायराइड में बहुत सारे लोगों को कुछ गलत फहमी है कि जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे आपकी ब्रोकली, गोभी फैमिली की जो आपकी सब्जियां हैं, वो खाने से आपका थायराइड जो है वो ठीक नहीं है उसको खाने के लिए। लेकिन कच्चा मतलब थायराइड में नहीं खाना चाहिए, लेकिन कच्चा मत खाइए, क्योंकि बहुत सारी सब्जियां खाएंगी आप, तब जाके आपका थायराइड फंक्शन उससे सप्रेस होने की संभावना है। बल्कि ऐसी क्रूसीफरस वेजिटेबल्स जो हैं वो एस्ट्रोजन को बॉडी से फ्लश आउट करने का काम करती हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंस की वजह से आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो आपको वो एस्ट्रोजन अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो ये एक वहम है कि ये सब्जी खाने से हमारा थायराइड फंक्शन सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कच्ची खाएंगी तब होगा। जी, पका के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी बताइए कि कुछ डूज एंड डोंट्स इसमें हैं कि आप ये नहीं खाना चाहिए, खाना तो क्या खाना चाहिए तो बता दिया, क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ ऐसा भी है इसमें? देखिए, अगर लिवर की वजह से थायराइड प्रॉब्लम है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि गट से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं, पेट से ही सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो आपको क्लीन डाइट रखनी है, लाइफस्टाइल और अपनी एक्सरसाइज बहुत जितना हम डाइट पे बात करते हैं, मुझे लगता है इस वक्त डाइट और लाइफस्टाइल ही खराब हो चुका है। हमारा खान पान का सिस्टम बिगड़ चुका है, जंक फूड ज्यादा खाना और खाने का कोई टाइम नहीं है, शायद इस वजह से दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं। बिल्कुल। तो बस यही कोशिश कीजिए कि फ्राइड फूड ना खाएं, पैकेट का बिल कम से कम खाएं। मींस एक चीट डे रख सकते हैं महीने में एक दिन। अच्छा, महीने में एक दिन, मैं हफ्ते में कहने जा रही हूँ। महीने में एक दिन। अगर आप किसी बीमारी के शिकार हैं, जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, तो हफ्ते में एक दिन बहुत ज्यादा हो जाएगा चीट डे। तो आप अपना एक स्ट्रिक्ट एक रखिए रूटीन कि आप अपना टेस्ट डेवलप कीजिए कि क्लीन डाइट की तरफ बढ़िए और एक्सरसाइज कीजिए। क्लीन डाइट में आप क्या क्या शामिल करती हैं? क्लीन डाइट में फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स, और इसमें हम लोग सिलेनियम का भी बहुत ध्यान रखते हैं, सिलेनियम, आयोडीन। नॉन वेजिटेरियन के लिए कुछ अलग डाइट बताती हैं आप?
जी, नॉन वेजिटेरियन के लिए सबसे पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि थायराइड किस वजह से है। अगर वो लिवर की वजह से है तो वो डाइट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, लेकिन अगर हाशिमोतो है तो वो अलग से डाइट बताते हैं। आयोडीन की कमी है या कोई और डेफिशिएंसी की वजह से है, एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, तो उसमें डाइट थोड़ा चेंज हो जाता है। थायराइड पेशेंट्स के लिए कुछ टिप्स दीजिए। जी, कुछ की न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि थायराइड के पेशेंट्स में काफ़ी कमी पाई जाती है, जैसे कि जिंक अपना डाइट में बढ़ा दीजिए, जिसके लिए क्या खाएं? आप कद्दू के बीज भी खा सकते हैं, और सिलेनियम बढ़ा दीजिए, जिसके लिए वो किस में पाया जाएगा? अब यहाँ ब्राज़िल नट्स अगर मिल रहे हैं तो वो ले सकते हैं, या फिर सबसे चीप जो सोर्स है हमारे सिलेनियम का वो है लहसुन जी। और उसको कच्चा खाना चाहिए या सब्जियों में? जैसे नहीं, सब्जी में नहीं, कच्चा खाना चाहिए और क्रश करके। एक तुरी बहुत, एक कली बहुत होती है लहसुन की, या 2-3? वो वेट के हिसाब से। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया सारिका इस तमाम जानकारी के लिए। और मुझे लगता है कि जो लोग थायराइड से जूझ रहे हैं, खासकर महिलाएं और खासकर प्रेग्नेंट महिलाएं जो थायराइड से जूझ रही हैं, उन्हें इस वीडियो के ज़रिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करिए। शुक्रिया।